नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा संशोधित करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत दो धाराओं को जोड़ा गया था। उनमें से एक धारा जो कि सेक्शन 143A है, उसके संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा और परिचर्चा की थी। हमने ये देखा था कि इस धारा का स्कोप क्या है, ये धारा कितने उपधाराओं में बटी हुई है और इस धारा के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है और इसका उद्देश्य क्या था। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि सेक्शन 143A के बारे में विभिन्न राज्यों के आदरणीय उच्च न्यायालय ने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा, मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा और कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों के ऊपर चर्चा और परिचर्चा की थी। आज हम जिस धारा के बारे में चर्चा और परिचर्चा करेंगे वो भी इसी संशोधन के तहत जोड़ी गई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। ये धारा 148 है, सेक्शन 148। मित्रों, जब भी किसी विचारण न्यायालय के द्वारा 138 के कंप्लेंट का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है और यदि अभियुक्त व्यक्ति जिसके ऊपर चेक बाउंसिंग का आरोप लगाया गया है उसको आरोपी मान लिया जाता है, उस पर आरोप सिद्ध हो जाता है, तो न्यायालय उसको यथोचित कारावास का दंड देता है। उसके पश्चात चेक की अमाउंट और कुछ इंटरेस्ट अथवा चेक की डबल अमाउंट और ब्याज के साथ कंप्लेनेंट को भुगतान करने का आदेश देता है। तो इसमें कारावास और फाइन जो कि कंपनसेशन के रूप में होता है, दोनों की सजा दी जाती है। आमतौर पर दोनों की सजा दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अभियुक्त के सहकार्य को देखते हुए केवल चेक अमाउंट और उस पे इंटरेस्ट देने के लिए आदेश पारित किया जाता है विचारण न्यायालय के द्वारा। अब यह होता है कि इस आदेश को तुरंत वो व्यक्ति आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अंतर्गत चुनौती देता है। कहां पर? एक अपील दायर करता है सत्र न्यायालय में और विचारण न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देता है। अब यहां पे सत्र न्यायालय के द्वारा उस अपील को स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा और किस शर्त पे स्वीकार किया जाएगा, इसी को संदर्भ में रखकर धारा 148 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जोड़ा गया है। तो धारा 148 क्या कहती है? मित्रों, धारा 148 ये कहती है कि यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति जिसके ऊपर चेक बाउंसिंग का जो आरोप था वो सिद्ध हो गया है और वो अभियुक्त बन गया है, वो उस आदेश को, विचारण न्यायालय के आदेश को यदि चुनौती देता है धारा 389 के अंतर्गत, 389 के अंतर्गत एक कारावास की सजा को निलंबित करने के लिए और दूसरा उसकी अपील की सुनवाई करने के लिए, तो जब इस प्रकार की अपील सत्र न्यायालय के समक्ष आएगी तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता में किसी भी बात के होते हुए भी सत्र न्यायालय अभियुक्त को, जो कि अपीलार्थी के रूप में वहां पर उपस्थित है, उसको ये आदेश देगा कि विचारण न्यायालय ने जितना कंपनसेशन देने के लिए आदेश दिया है उस राशि का, जितनी धनराशि का कंपनसेशन यानी मुआवजा देने का आदेश दिया है, फाइनल आदेश दिया है, और जिस आदेश को चुनौती देने के लिए वो आया है, तो उस धनराशि का 20% वो आदरणीय न्यायालय में जमा करे। तत्पश्चात उसकी अपील जो है वो ग्राह्य होगी, यानी कि हियरिंग के लिए स्वीकार की जाएगी। तो इस प्रकार धारा 148 शर्त क्या रखती है? किसी अभियुक्त के द्वारा फाइल की सत्र न्यायालय में दाखिल की गई अपील की सुनवाई के लिए कि वह जितनी भी धनराशि विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को आदेश दिया गया है कि इतनी धनराशि
कंप्लेनेंट को कंपनसेशन के रूप में दे, उसका 20% वो जमा करेगा। कहां? सत्र न्यायालय में। तब जाके उसकी अपील स्वीकार की जाएगी और उससे सुनवाई होगी। इसके बाद धारा 148 की उपधारा 2 क्या कहती है कि आदेश मिलने की तिथि से, यानी सत्र न्यायालय द्वारा आदेश मिलने की तिथि से 60 दिनों के भीतर वो 20% की राशि को जमा करना पड़ेगा। अगर युक्त कारण अपीलेंट बताता है कि फला रीजन के कारण वो 60 दिनों के अंतर्गत इस राशि को जमा नहीं कर सकता, तो उसे 30 दिनों की अतिरिक्त अधिकतम जो अवधि है वो न्यायालय के द्वारा और प्रदान की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि धारा 148 की उपधारा 2 के अनुसार व्यक्ति को कुल 90 दिनों की अवधि प्रदान की जाती है आदेश की तारीख से आदेश में दी गई धनराशि को जमा करने के लिए। तो ये हो गया उपधारा 2। अब उपधारा 3 क्या कहती है मित्रों? उपधारा 3 उपधारा 1 और उपधारा 2 से ही संबंधित है। इसी के बाद वो प्रोविशो आता है जिसके अंतर्गत कि ये व्यवस्था भी की जाती है न्यायालय के द्वारा, जिसका वर्णन हम पहले उपधारा 3 को के अंतर्गत दिए गए प्रावधान का वर्णन करने के पश्चात करेंगे। उपधारा 3 क्या कहती है कि सत्र न्यायालय अपील की सुनवाई के दौरान किसी भी समय कंप्लेनेंट को उस जमा की गई राशि को विड्रॉ करने का आदेश दे सकता है। यानी कि कंप्लेनेंट अपील की सुनवाई के दौरान यदि आवेदन देता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने, अपीलार्थी ने जो धनराशि जमा की है 20% की धनराशि, उसे विड्रॉ करने का आदेश दिया जाए, तो आदरणीय सत्र न्यायालय अपील की सुनवाई के दौरान किसी भी स्टेज पर यह आदेश दे सकता है कि अभियुक्त के द्वारा दी गई जमा की गई धनराशि कंप्लेनेंट विड्रॉ कर ले और उसका उपयोग करे अपने लिए। ठीक। अब सेक्शन 148 का सब सेक्शन 1 हो गया, सब सेक्शन 2 हो गया, सब सेक्शन 3 हो गया। अब इसमें एक प्रोविशो दिया गया है, वो ये दिया गया है कि अगर अपीलार्थी यानी कि जिस अभियुक्त ने विचारण न्यायालय के आदेश को चुनौती दिया है अपील फाइल करके सेक्शन 389 के अंतर्गत, यदि वो उसमें सफल हो जाता है और सत्र न्यायालय उसे बरी कर देता है, एक्विट कर देता है, तब ऐसी कंडीशन में कंप्लेनेंट ने जितनी भी धनराशि उससे प्राप्त की है उसे वो 60 दिनों के अंदर वापस करेगा न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करने की तिथि से। यहां पे भी कंप्लेनेंट को 30 दिन की अतिरिक्त अधिकतम अवधि न्यायालय के द्वारा दी जा सकती है उस धनराशि को वापस करने के लिए। और यही नहीं, कंप्लेनेंट को उस धनराशि पर उस दर पर ब्याज देना पड़ेगा जितना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस फाइनेंशियल ईयर में तय करता है। तो कंप्लेनेंट को एक तो धनराशि वापस करनी पड़ेगी 60 दिनों के अंदर, और युक्त कारण बता देता है तो 30 दिनों की और अवधि मिल जाएगी उसको, यानी कि 90 दिनों के अंतर्गत। तो वो राशि तो वापस करेगा ही, उस पर उस दर से ब्याज भी वो अभियुक्त व्यक्ति को देगा जिसको बरी कर दिया गया है, जो दर उस फाइनेंशियल ईयर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया जाएगा। मित्रों, इस प्रकार ये धारा 148 अपना प्रावधान करती है, जो कि कंप्लेनेंट के फेवर में ही होता है, क्योंकि कंप्लेनेंट को अन्याय से बचाने के लिए धारा 143A और धारा 148 जोड़ी गई थी। अब यहां पे प्रश्न ये आता है कि क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2018 तो 1 सितंबर 2018 को कार्यान्वित हो गया, तो 1 सितंबर 2018 से पूर्व में जो अपील फाइल की गई है, यानी कि लागू होने की तिथि से पहले जो अपील फाइल की गई हैं, उस पर भी धारा 148 लागू होगी कि नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर धारा 148 के अंतर्गत आदेश पारित करने की तिथि से अपीलार्थी 20% की राशि जमा नहीं करता है, तो क्या उसका जो सजा का जो निलंबन है वो भी बाधित हो जाएगा, उसे वापस ले लिया जाएगा सत्र न्यायालय के द्वारा या नहीं? तो ये दो सवाल हैं यहाँ पे मौजूद हैं आपके, जिस पर हमको चर्चा और परिचर्चा करनी है। तो पहली बात
कि 1 सितंबर 2018 से पहले जो अपील फाइल की गई है 138 के मामलों में सत्र न्यायालय के पास विचाराधीन है, उस पे धारा 148 का प्रभाव होगा या नहीं होगा। तो मित्रों, यहां पे सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में बिल्कुल स्पष्ट करते हुए कहा है कि धारा 148 का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, यानी कि पूर्वव्यापी प्रभाव होता है। अर्थात धारा 148 उन सभी मामलों पर लागू होगी जो 1 सितंबर 2018 से पहले सत्र न्यायालय में पारित किए गए हैं अभियुक्त व्यक्तियों के द्वारा। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि धारा 148 1 सितंबर 2018 के बाद फाइल किए जाने वाले अपीलों पर तो लागू होगी ही, 1 सितंबर 2018 से पूर्व जो अपील फाइल की गई हैं उन पर भी लागू होगी। तीसरी चीज, अब एक तो हो गया कि रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव होता है। अब दूसरा कि यदि सत्र न्यायालय के आदेश के अनुसार 20% की राशि या जितना भी सत्र न्यायालय का विवेकी अधिकार है जितना भी कर दे। वैसे धारा 148 के अंतर्गत तो ये कहा गया है कि जितना भी कंपनसेशन देने का आदेश दिया गया है विचारण न्यायालय के द्वारा, उसके 20% की धनराशि आपको जमा करना है। तो 20% की धनराशि यदि अभियुक्त व्यक्ति नहीं जमा करता है तो क्या उसकी जो सजा निलंबित की गई थी अपील की अवधि के दौरान उसे वापस लिया जा सकता है, उसे पुनः आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जा सकता है, उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो यहां पे भी सर्वोच्च न्यायालय ने मित्रों उस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित किए गए आदेश को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप भली भांति अध्ययन करके ये देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के विचार क्या थे और उन्होंने ऑब्जर्वेशन किस आधार पर किया। वहां पे 2 आदेशों की का विवरण दिया गया है जिसका आप भली भांति अध्ययन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन आदेशों को अवश्य देखें। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला कि तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला है सेक्शन 148, यानी कि इसका पूर्वव्यापी प्रभाव होता है। 1 सितंबर 2018 से पूर्व में जो भी अपीलें फाइल की गई हैं उस पर भी ये लागू होगा और 1 सितंबर 2018 के बाद जितनी फाइल की जा रही हैं उस पर भी लागू होगा। दूसरा, यदि सत्र न्यायालय के द्वारा धारा 148 की उपधारा 1 के अंतर्गत जितनी धनराशि जमा करने का आदेश दिया जाता है वो धनराशि धारा 148 की उपधारा 2 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार यदि नहीं जमा की जाती है तो जो सजा का निलंबन हुआ है अपील की सुनवाई की अवधि के दौरान उस निलंबन को भी वापस लिया जा सकता है सत्र न्यायालय के द्वारा। जी हाँ, उस निलंबन को, सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस को वापस लिया जा सकता है, उसको रिवोक किया जा सकता है उसी सत्र न्यायालय के द्वारा। तो मित्रों, इस प्रकार हमने देखा कि धारा 143A ट्रायल के दौरान कंप्लेनेंट को अन्याय से बचाती है, उसी प्रकार धारा 148 अपील के दौरान कंप्लेनेंट को अन्याय से बचाती है, उसकी रक्षा करती है। इसलिए धारा 143A विचारण न्यायालय में और धारा 148 सत्र न्यायालय में कंप्लेनेंट की को अन्याय से बचाने के लिए संशोधन के द्वारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत जोड़ा गया, जो कि बहुउपयोगी है और बहुलाभदायक है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नई धारा के प्रावधानों, उसके उपयोग, अनुप्रयोग और उसके स्कोप के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा और परिचर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप धारा 148 का गहन अध्ययन करिए, उसके ऊपर पारित किए गए आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों का भी अध्ययन करिए और इसे समझकर इसका उपयोग करिए अपने कंप्लेनेंट, अपने मुवक्किल के लाभ के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। वंदे मातरम।